बच्चों ये हमारी 15 अप्रैल के टेस्ट की फिजिक्स की डाउट क्लास का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक खत्म कर लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं शेल ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर हैज अ पॉइंट मास स्मॉल एम प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू आर वर्सेस आर विल बी। देखो शेल के बाहर चूंकि फोर्स माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता था, उसका जो पोटेंशियल फंक्शन होता था वो माइनस जी एम एम बाई आर होता है। तो बाहर पोटेंशियल फंक्शन ऐसा आएगा। एक बार शेल के अंदर घुसे तो फोर्स जीरो हो जाएगा, क्या मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ थर्ड वाला है ये होल्ड करेगा, अंदर फ्लैट और बाहर। ऐसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ रखा है, जहां पर हम स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पोटेंशियल होता तो जी एम बाई आर होता, मतलब माइनस जी एम बाई आर होता, यहाँ पे माइनस जी एम एम बाई आर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ये नीचे आ गया। ये कह रहा है an L shaped glass tube is kept inside a bus that is moving with a constant acceleration. During the motion, the level of the liquid in the left arm is 12 centimeter, whereas on the right arm it is at 8 centimeter. Then the orientation of bus is as shown. ठीक है, assuming the diameter of the tube is much smaller than the level of the liquid and neglecting effect of the surface tension, acceleration of the bus will be. तो बेटा ये सवाल में क्या करना है, ये दूसरे सवाल का एक्सटेंशन है। उस सवाल में क्या होता था कि अगर मान लो ये मेरा कोई बर्तन है जिसमें पानी रखा है और बस ए एक्सेलरेट ऐसे कर रही होती थी, तो सरफेस इस तरीके से हो जाती थी। और मैं वो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ी सी डेरिवेशन लगा करके ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा था, ये टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी कर लेते थे। अब इस बार देखें तो जो एल शेप्ड आर्म है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर हाइट जो है वो 8 है और यहां पर हाइट जो है वो 12 है। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पे है तो ये भी 12 होगा और ये भी 8 ही होगा। तो इन्होंने कैलकुलेशन हमारी आसान कर ली, 45 था। अदरवाइज हम लोगों को कॉट थीटा लगा करके परपेंडिकुलर से बेस निकाल लेते, पर यहाँ पे आसान नहीं है। तो इसेंशियली क्या हो रहा है, अगर मैं टैन थीटा जैसी चीज देखूं तो यहां से यहां आने में जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर कम हो रही है और ये जो बेस है ये 20 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे वो जो टैन थीटा जैसी चीज थी जो बेसिकली सरफेस को जोड़ने वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था, वो 4/20 हो गया, जो कि बेसिकली a अपॉन जी हो गया। तो जी की वैल्यू 10 है तो इसको काट करके a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं A cylindrical vessel of height h and base area capital S is filled with water. ठीक है, an orifice of area small s very less than capital S is opened in the bottom of the vessel, neglecting the viscosity of the water. Determine how soon the water will flow out of the vessel. तो बेटा ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है नीट वाले बच्चों के लिए, एक्चुअली जे मेन टाइप का सवाल है, पर मैं बता देता हूँ, उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखो क्या हो रहा है, ये जो बर्तन है इसके नीचे से जो पानी निकल रहा है इसकी वेलोसिटी √2 gh होती है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो जाएगा वो वेलोसिटी इनटू एरिया होता है, तो ये स्मॉल एस से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो जाएगा, जो कि कैपिटल एस डी एच बाई डी टी का नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने क्या कहा कि जितना पानी नीचे से निकल रहा है पर यूनिट टाइम dt टाइम में, उतना ही यहां से पानी गायब हो जाएगा, मतलब वाटर का लेवल उतना ही नीचे उतर आएगा। तो ये जो है इसकी वॉल्यूम s इंटू डी एच है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट माइनस एस डी एच बाई डी टी हो गया। माइनस साइन से लगा क्योंकि डी एच बाई डी टी खुद अपने आप में नेगेटिव नंबर होगा, तो माइनस साइन से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बेटा एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जहां पे dt की वैल्यू
कैपिटल एस बाई ये वाला बेटा स्मॉल एस है, पता नहीं कैसे मैं दिखाऊं, मेरा तो राइटिंग इतनी खराब है, बट ये स्मॉल एस है। कैपिटल एस बाई स्मॉल एस रूट टू जी कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर डी एच बाई रूट एच आ जाएगा। अब हाइट को जीरो से जो भी उसकी इनिशियल हाइट थी कैपिटल एच तक, तो वहां भी इंटीग्रेट करना है। सॉरी गलती हो गई, एक्चुअली हाइट को मुझे कैपिटल एच से जीरो इंटीग्रेट करना चाहिए और मैं वो माइनस साइन भूल गया, वो यहाँ लगा देना चाहिए। तो इनिशियली हाइट कैपिटल एच है, फाइनली जीरो है, और टाइम जीरो से टी तक इंटीग्रेट करना चाहिए था। तो वन ओवर रूट एच का इंटीग्रल टू रूट एच हो जाता है। तो वहां से मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, टू एच बाई जी। फर्स्ट वाला नहीं आएगा, बिकॉज वो टू और ये रूट टू, हाँ ठीक है बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, सॉल्व ही कर लेता हूँ, तुम लोग कहोगे कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये कैपिटल एस बाई स्मॉल एस तो रह ही जाएगा, रूट टू जी यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे टू रूट एच आ जाएगा। तो इस रूट टू से ये रूट टू हो जाएगा, तो रूट टू रूट एच और जी ये रूट टू एच बाई जी हो जाएंगे, कैपिटल एस बाई स्मॉल एस बाहर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहे हैं टू spherical soap bubbles of radii R1 and R2 in vacuum coalesce under the isothermal condition. The resulting bubble has a radius capital R such that, बाप रे बाप। तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोगों की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो बाहर का प्रेशर उन्होंने जीरो कर दिया, तो ये वाला जो बबल है, मान लो इसका रेडियस R1 है, इसके अंदर का प्रेशर हो जाएगा P1। फोर सरफेस टेंशन को ऐसे लिखना है या टी लिखना है, फर्क नहीं पड़ रहा। फोर टी बाई आर वन और वॉल्यूम हो जाएगी फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले बबल के का प्रेशर जो हो जाएगा वो फोर टी बाई आर टू हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगी फोर बाई थ्री पाई आर टू क्यूब। अब आइसोथर्मल कंडीशन में पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू शुड बी इक्वल टू पीवी, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाने चाहिए। तो यहां से आ जाएगा फोर टी बाई आर वन इंटू फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब। ऐसे ही फोर टी बाई आर टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर टू क्यूब इज इक्वल टू, अगर फाइनल वाला जो ये गुब्बारा बना इसका रेडियस आर है, तो इज इक्वल टू फोर टी बाई कैपिटल आर इंटू फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर। पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। यहाँ ध्यान देना क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, इसलिए ढंग से इंटरनल प्रेशर क्या होता था, पी एक्सटर्नल प्लस फोर टी बाई आर, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है इसलिए इंटरनल प्रेशर फोर टी बाई आर हो गया। तो यहां से ये फोर टी और फोर बाई थ्री पाई ये तो सारे ही कट गए, और यहां पर R1 और R1 क्यूब, R2 और R2 क्यूब, तो बेसिकली यहां से आ गया कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो मेरा ये R इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पता नहीं तुमने इस बात को ध्यान दिया कि ये वाला आंसर सही हो सकता है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ये R जो है वो R क्यूब हो गया और ये R इज इक्वल टू रूट R हो गया, तो ये आंसर तो गलत ही हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटीज ऑफ टू स्फीयर ए एंड बी if their diameters are in the ratio of 1:2, density in the ratio of 2:1 and specific heat in the ratio of 1:3। तो बेटा हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास इंटू स्पेसिफिक हीट होती है, जो कि आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट के इक्वल हो जाएगा। मतलब फोर बाई थ्री पाई मैंने हटा दिया, तो यहां से बेसिकली H1 बाई H2 की वैल्यू हो जाएगी। दोनों के लिए डायमीटर का रेशियो है 1:2, तो ये 1/2 का क्यूब इंटू डेंसिटी का रेशियो है 2:1,
और स्पेसिफिक हीट्स हैं 1:3। तो ये बेसिकली एक ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 1/12 आ जाएगा। तो थर्ड आंसर करेक्ट। स्पेसिफिक हीट इनटू मास होता है हीट कैपेसिटी। यहाँ पर हीट कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी एक बात है, यहाँ पे मास को ये स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी लिख लिया और मेरा काम चल गया, रेशो लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 में कह रहा है द बॉडी ऑफ एन अनक्लॉथ पर्सन हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर एंड एमिसिविटी ऑफ 0.8। हिज स्किन टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग 310 केल्विन कन्वर्ट कर लेंगे। He stands in an air conditioned room where the temperature is maintained at 17 degree Celsius. The amount of heat he loses per minute is, तो बेटा यहाँ पर हीट लॉस जो हो जाएगा पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ये हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होती है, तो इनटू एरिया कर लेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू 0.8 है, सिग्मा की वैल्यू ने 5.67 into 10⁻8 दे ही देती। T1 मेरा 310 का केल्विन है और T2 290 केल्विन है। तो यहाँ पर जो भी मेरा 310 का स्क्वायर, जो कि भगवान ही जानता है मैं इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट करूंगा, माइनस 290 स्क्वायर नहीं है, डिग्री 4, 290 की पावर 4 इंटू 1.5 और एप्सिलॉन 0.8 और सिग्मा दे रखा है। कैलकुलेट करके आंसर निकालना कैलकुलेशन का काम है, मैं कर नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहे हैं द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी एट 600 K इफ सराउंडिंग टेम्परेचर 300 K H, द रेट ऑफ कूलिंग एट 900 K। तो बेटा सेम वही सवाल हो गया, बिल्कुल सेम लॉजिक हो गया। जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, पहले तो एक बात बताते हैं, रेट ऑफ कूलिंग हम बेसिकली dt बाई डी स्मॉल टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी हीट पर यूनिट टाइम हो जाएगा। ये एप्सिलॉन सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 इंटू एरिया, ठीक है। तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी है, क्योंकि तुम्हारा स्टीफेंस लॉस आती थी, एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हीट पर यूनिट टाइम है, और हीट एमएस dt होती थी तो अपॉन dt कर दे तो आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन लगाना चाहिए, बिकॉज कूलिंग हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव होगा, तो उसके लिए माइनस साइन लगा देना चाहिए। ये बेसिकली कूलिंग का लॉ है रेडिएशन की वजह से, न्यूटन लॉ कूलिंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल ना होकर के टी माइनस टी एम्बिएंट के प्रोपोर्शनल ना होकर के T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, बॉडी सेम है तो उसके लिए एम एस और ए और एप्सिलॉन सेम है, सिग्मा तो सेम है ही है, तो रेट ऑफ कूलिंग का जो रेशो हो जाएगा वो T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पहले 600 था, दूसरा 900 था, तो यहां से हो जाएगा h डैश बाई h इज इक्वल टू 9 की पावर 4, मैं 100 काट दे रहा हूं, माइनस 3 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, तो ऊपर नीचे 3 से काट दूं, बेसिकली 3 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, पूरे में से 3 कॉमन लेकर के ऊपर नीचे काट दिया, तो बेसिकली 80 अपॉन 15 हो जाएगा। तो एच डैश की वैल्यू 80 अपॉन 15 16/3 होता है, 16/3 एच। तो ये लिख दूं क्या, 16/3h होगा, सॉल्व करके आ जाएगा। अब हम लोग आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या हो रहा है, फिगर शोज अ हायर ऑर्डर पैराबोला, द एडियाबेटिक कर्व फॉर एन आइडियल गैस, पता नहीं क्या लिखना है, उफ भगवान जानते हैं। ये बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दे रहे हैं, तो मैंने तुमको पहले बता रखा है कि देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते थे। अब अगर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन लिखना होता था तो हम टेम्परेचर को, सॉरी वॉल्यूम को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से टी बाई पी लिख देते थे, मतलब कॉन्स्टेंट भूल जाते हैं। तो यहां से क्या हो जाता था, पी
इंटू टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये यहां से जाकर के टी की पावर गामा इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर गामा माइनस वन, इस तरह का रिलेशन आ जाता था। अब यहाँ पर पी इधर है, ये इधर है, इसलिए इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, ये रिलेशन है। अब मैं इस चीज में देखूं तो T को डबल करने पे जो प्रेशर था वो 16 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब यहां पर P इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 हो गया। तो यानी कि गामा अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू 4। इधर उधर रीअरेंज करूंगा तो गामा इज इक्वल टू 4 गामा माइनस 4, और यहां से गामा की वैल्यू सॉल्व करके 4/3 हो जाएगी, जो कि पॉलीएटॉमिक गैस के लिए होती है। याद करो उसके लिए Cv 3r होती है और Cp 4r होती है। ये पॉलीएटॉमिक गैस, ठीक है। मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायटॉमिक के लिए 7/5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन से। टेम्परेचर मतलब पी और टी में रिलेशन निकाल लेंगे कि जो प्रेशर है वो टी की पावर कितने पे डिपेंड कर रहा है, और उसको टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन से रिलेट कर लेंगे। वैसे अगर चाहूं तो एक बात ये कह दूं कि अगर याद नहीं इसलिए मैंने डेरिवेशन करा दी, लेकिन वास्तव में ये रिजल्ट सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये सवाल कई बार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। A particle of mass m execute SHM with an amplitude and frequency v, the average kinetic energy during the motion from the position of equilibrium to end is। तो भाई हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ रखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। और तो काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को मैं 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो हाफ m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैंने 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो ये 4 से 4 कट गया, तो पाई स्क्वायर ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर है, सेकेंड वाला टर्म। ये वाली बात ध्यान देने वाली बात है। इस तरह के ग्राफ बना लेते थे अगर तुमको याद हो कि एसएचएम करने में जब एक्स वेरी कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी करती है हाफ के एक्स स्क्वायर से, काइनेटिक एनर्जी ऐसे वेरी करती है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो चाहूं तो हाफ के ए स्क्वायर लिख लूं, और चाहूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख लूं। ये मेरी टोटल एनर्जी की वैल्यू है, और दोनों एनर्जीज काइनेटिक और पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू इन दोनों का हाफ। यहाँ पर एक और बात है, ये जो डेरिवेशन हमने बुक में किया था वो पूरी साइकिल के लिए किया था। ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों आंसर सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज शोन इन द फिगर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज। तो भाई देखो क्या हो रहा है, एक तो इसका एम्पलीट्यूड 10 है, t इज इक्वल टू 0 पे ये 5 है, इसलिए इनिशियल फेज π/6 है, या 5π/6 हो सकती थी, पर यहाँ पे 5π/6 का ओहो सॉरी मतलब साइन के साथ π/6, साइन π/6 हाफ होता है। तो ये दोनों साइन पाई टी वाली बात खत्म होगी, तो टी इक्वल टू 0 पे 0 हो जाता, और कॉस π/t पे टी इक्वल टू 0 पे 10 हो जाता। तो यही वाला आंसर सही है, ये वाला भी आंसर गलत है। तो इसमें फर्स्ट आंसर सही है, ठीक है। सामान्य रूप से वैसे अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ मान लो एक ऑप्शन ये भी दे रखा होता कि 10 साइन पाई टी प्लस 5π/6, तो हम उसको इस तरीके से देख लेते थे कि समय बढ़ने के साथ अभी ये बढ़ रहा है, जबकि पाई टी प्लस 5π/6 वाला ग्राफ समय बढ़ने के साथ घटता, तो भी यही वाला आंसर आता, जो कि आंसर करेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं a simple pendulum bow of mass m oscillates about its equilibrium position O with time period t naught at the instant of passing
passing over during a particular cycle picks up an identical mass time initially address the ratio of new time period to t naught. इसमें क्या हो रहा है, एक पार्टिकल था जिसका टाइम पीरियड टी नॉट था, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, और जब वो मीन पोजीशन से पास हो रहा था, मास एम था, इसने एम और मास पिक कर लिया। तो अगर इसकी m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश हो जाएगा। अब वी नॉट तुमको मालूम है सिस्टम के केस में ए ओमेगा होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, m इंटू ए नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2m इंटू ए डैश, या जो भी बाद वाला टाइम है ए डैश ओमेगा डैश। ये इक्वेशन आ गया। यहाँ से पहली बात तो क्या हो गई, ए नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ए डैश ओमेगा डैश। ये रिलेशन मैंने इसलिए निकाल दिया, और अगर मुझे दूसरा इसी का सवाल बनता है इसमें एम्पलीट्यूड का रेशो पूछते हैं, तो यहाँ से मुझे अगर ओमेगा का रेशो पता हो तो मैं एम्पलीट्यूड का रेशो निकाल लूंगा। और ओमेगा जो होता है वो पेंडुलम है क्या, ओहो, तो पेंडुलम का तो ओमेगा जो होता है वो रूट जी बाई एल होता है, या टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। तो ये चूंकि पेंडुलम है इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड में कोई चेंज ही नहीं आएगा, इसलिए ओमेगा इज डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट, या टी डैश इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 हो गया। अगर एम्पलीट्यूड का भी रेशो निकालना होता तो मैं जो रिलेशन निकाल रहा था उससे निकाल सकता। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं, two tuning forks A and B produce 6 beats per second. The fork A is in unison with a closed organ pipe of length 15 centimeter, and fork B is in unison with an open organ pipe of length 30.5 centimeter. The frequencies of these forks are respectively. तो बेटा इसको तो बड़ा लंबा सा सवाल, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 2m minus 1 into V by 4L, of frequency of an open organ pipe is equal to n by 2L into V। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला केस ले लूं तो यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई V अपॉन 4 इंटू जो भी पहला वाला केस है 0.15, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई V अपॉन 2 इंटू 0.305। तो दोनों को देखें तो ये बड़ी वाली ये छोटी वाली है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, मान लो तो न्यू वन लिखूं तो न्यू टू लिखूं, तो न्यू वन माइनस न्यू टू इज इक्वल टू 6 लिख लेंगे, यहां से सॉल्व करके V लिख लेंगे, और V से फिर न्यू वन और न्यू टू लिख लेंगे, मेरे आंसर आ जाएंगे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम खुद सॉल्व करके आंसर निकालो। आइडिया क्या है कि पहले वाले ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी लिख ली, दूसरे वाले ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी लिख ली, यहाँ दिखाई दे गया कि यहाँ पे V अपॉन 60 है, मतलब 0.6 है, और यहाँ पे V अपॉन 0.61 है, यानी कि वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वाली कम होगी, तो दोनों के डिफरेंस को 6 लिख करके V निकाल दिया, और वहां से न्यू वन और न्यू टू। फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर विद अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। अ कंप्रेशन maximum appears at a place at a given instant. The minimum time interval after which the rarefication maximum occurs at the same time. तो भाई ये तो बस बात हो गई। एक कंप्रेशन मैक्सिमा से दूसरे कंप्रेशन मैक्सिमा के बीच की दूरी लेमडा हो गई, ठीक है, और एक कंप्रेशन मैक्सिमा से रेरिफिकेशन का जो मैक्सिमा है उसकी दूरी लैम्डा बाई 2 हो गई। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि लैम्डा बाई 2 दूरी चलने में कितना समय लगेगा। तो हमें मालूम है कि लैम्डा चलने में t टाइम लगता है, तो यहाँ पर t बाई 2 टाइम लगेगा। अब ये चूंकि 500 हर्ट्ज की वेव है, उसको इसका टाइम पीरियड है 1 अपॉन 500, और इसको बाई 2 कर देंगे तो 1 मिली सेकेंड आंसर आ जाएगा, जो कि 1 बाई 1000 सेकेंड है, फोर्थ वाला। ठीक है,
यहाँ पर इसकी स्पीड से 50 मीटर पर सेकेंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अल्टीमेटली तो मैं लैम्डा बाई 2 ही डिस्टेंस चला रहा हूँ। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतनी ज्यादा हो जाएगा, टाइम उतना ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ हमारे जो ये 15 अप्रैल के फिजिक्स टेस्ट के डाउट खत्म हो गए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।